यह प्रतिरोध का स्वर के जुलाई 2024 अंक तीसरे पृष्ठ पर छपा लेख का पहला भाग है, जिसका शीर्षक है पर्यावरण तथा मजदूर वर्ग, डोलू प्रतिरोध की कहानी। इसे संजय फूकन ने लिखा है। मुख्य पाठ: पर्यावरण तथा मजदूर वर्ग, डोलू प्रतिरोध की कहानी। पर्यावरण संकट विश्व पूंजीवाद के प्रमुख संकटों में से एक है, जिसे लंबे अरसे से नजरअंदाज किया जा रहा है। वैज्ञानिकों तथा पर्यावरणविदों की चेतावनियों के बावजूद एक ओर जनता को यह सिखाने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है कि वे प्लास्टिक थैलियों का उपयोग कैसे करें, कचरे को कैसे अलग करें, पानी और बिजली कैसे बर्बाद न करें और आसपास वृक्षारोपण करें। वहीं दूसरी ओर शासक वर्ग विकास के नाम पर कारपोरेट पर लागू होने वाले सभी कानूनों, नियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करते रहे हैं। हकीकत तो यह है कि व्यक्तियों द्वारा पर्यावरण को नुकसान की तुलना में कहीं अधिक नुकसान औद्योगिक प्रदूषण, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन तथा वनों की कटाई से होता है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने यह उजागर किया है कि 1988 से 100 कंपनियां 71 ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करती रही है तथा प्लास्टिक की थैलियों तथा स्ट्रॉ का योगदान मात्र 1% है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की हाल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2001 से 2023 के बीच भारत में 23.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर पेड़ों का आवरण कम हो गया है। इसका 60% नुकसान उत्तर पूर्व के 6 राज्यों में हुआ है। सर्वाधिक नुकसान असम में हुआ है। हाल में 5 जनवरी को डेक्कन हेराल्ड में प्रकाशित एक खबर जिसका शीर्षक था दिल्ली के भौगोलिक क्षेत्र से 5 गुना जंगल की जमीन पर अतिक्रमण, सरकारी आंकड़े दिखाते हैं में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस खबर के अनुसार 7506 वर्ग किलोमीटर जंगल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। 8 दिसंबर को लोकसभा में प्रश्न का उत्तर, उसमें से 3407.48 वर्ग किलोमीटर जंगल की जमीन पर अतिक्रमण अकेले असम में दर्शाया गया है, जो भारत के वन भूमि अतिक्रमण का 45% है। उत्तर पूर्व के 6 राज्यों में यह 56% है। इस खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) व सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर देश के वन आवरण और खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए गए। याचिका में NGT ने स्पष्ट किया कि जंगल में वृक्ष आवरण का बड़ा नुकसान वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का उल्लंघन है। गौरतलब है कि 8 जनवरी 2024 राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना 2019 से 2021 के बीच प्रमुख वन आवरण नुकसान उत्तर पूर्व राज्यों में हुआ है और यह अलग अलग राज्यों में 200 से 250 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। सरकार लगातार यह कहती आई है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में वन आवरण के कम होने की वजह प्राकृतिक आपदाएं, जमीन का अतिक्रमण व विकास संबंधित गतिविधियां हैं। वहीं दूसरी ओर 7 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में एक और प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकारा कि सड़क निर्माण के अलावा जंगल की जमीन गैर वन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित करने का कारण खनन होता है। यह साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में उत्तर पूर्व के असम में कुछ चल रहा है और NGT द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस जारी करना भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसी विषय पर 21 मार्च 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को जानने और इससे निपटने की सरकारी नीति व नियमों व विनियमों के बावजूद जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं से संबंधित कोई एक कानून नहीं है। हालांकि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भारतीय जनता को जलवायु परिवर्तन को प्रतिकूल प्रभावों के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं है।
जंगल की जमीन वन अतिक्रमण व वृक्ष आवरण के कम होने से जलवायु परिवर्तन व इसके मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव महत्वपूर्ण मुद्दा बन रहा है और वामपंथी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर्यावरण व इकोलॉजी बचाने का संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय पूंजी व उसके दुमछल्ले क्रोनी पूंजीपतियों के विरुद्ध संघर्ष का एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। अनेक रिपोर्टों व न्यायालय फैसलों में इसका उल्लेख नहीं मिला कि शासक वर्ग का हर निष्कासन व अतिक्रमण न केवल प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है बल्कि वहां के निवासियों की आजीविका पर भारी नुकसान पड़ता है। 13 फरवरी 2019 के एक अन्य मुकदमे के फैसले पर नजर डालते हैं, जिसकी सुनवाई न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ कर रही थी। 2008 में अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को चुनौती दी थी, खासकर अवैध रूप से जंगल के क्षेत्र के अतिक्रमण के खिलाफ। कोर्ट ने 20 लाख से अधिक आदिवासी व गैर आदिवासी व अन्य पारंपरिक वनवासी को जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया, जिनके दावों को एफआरए 2006 के तहत सरकारों व मंत्रालयों ने अतिक्रमण मानते हुए अस्वीकार कर दिया था। कई नागरिक संगठनों व अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा पुरजोर विरोध के चलते जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकार व अन्य कार्यालयों द्वारा अस्वीकृतियों ज्यादातर अवैध थीं, उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसलों को वापस लिया, रोक लगाई व 26 फरवरी को अपना फैसला वापस ले लिया। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने नोट किया कि वर्तमान में पारंपरिक आदिवासियों के प्रभावित होने की संभावना है, जिनके दावों को अस्वीकार कर दिया गया है। साथ ही यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, जिसे अनदेखा या नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कि अन्य पारंपरिक वन निवासियों के बहाने भूमि पर कब्जा शक्तिशाली उद्योगपतियों द्वारा किया जा रहा है। यह मुकदमा अभी भी लंबित है। विकास के कुछ छंदाबरदारों मसलन असम सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने बेदखली की योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाया है। 15 जनवरी 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक सरकार ने पाभा वन क्षेत्र से 500 परिवारों को बेदखल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, हमारी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की प्रतिबद्धता पाक साफ है। खुश हनु की बेदखली की मुहिम में 5 दिनों के अंदर 4163 हेक्टेयर 32,000 बीघा पाभा रिजर्व फॉरेस्ट को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। डेक्कन हेराल्ड में 14 फरवरी 2023 को छपी रिपोर्ट में लिखा गया कि असम सरकार ने सोनितपुर जिले में मंगलवार को लगभग 1900 हेक्टेयर जंगल व सरकारी जमीन को साफ करना प्रारंभ किया, जिसके चलते लगभग 12,000 लोग प्रभावित हुए, जो एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लंबे समय से अवैध रूप से रह रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस के 6 नवंबर 2023 को लिखा कि असम में गोलपाड़ा जिले में नलबाड़ी रिजर्व फॉरेस्ट के कुछ परिवारों को बेदखल किया गया। ये सभी बंगाली मुसलमान थे। 29 मई 2024 को खबर छपी। 20 मई को असम राज्य के सिपाझार क्षेत्र में लगभग 400 मुसलमान परिवारों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया। ये बेदखली असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा के आदेश पर की गई। भाजपा नेता जो 2021 में राज्य में सत्ता में आए, इनका चुनावी वायदा अवैध अतिक्रमण भूमि को खाली कराना था, जिसका सीधा सा मतलब बंगाली मूल के मुसलमानों को हटाना है।